हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी करंट अफेयर्स का हमारा ये दूसरा क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वर्टनीराइज का ऐप है। इस ऐप पर प्रॉपरली ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें से सारे कंप्लीट वीडियो आपको इसमें से पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सारी हमारी इस पे से प्राप्त होती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो देखो, आज का जो हमारा इशू है वो राज्य और अल्पसंख्यक संस्थान को लेकर के है। तो देखो, ये मुद्दा कैसे बना। ये एक्चुअल में 8 जनवरी 2020 को ये मुद्दा बनता है, एक बड़ा इशू बन के उभरता है। तो राज्य एवं अल्पसंख्यक संस्थान, राज्य और अल्पसंख्यक संस्थान। अब देखो, ये मुद्दा ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में इस वजह से आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सेवा मदरसा अधिनियम, इस चर्चा में कैसे आता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मदरसा सेवा अधिनियम आयोग 2008 को, जो मदरसा सेवा अधिनियम है, मदरसा सेवा आयोग, मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008, क्या भाई 2008, इसकी संवैधानिकता जो है, इसको संवैधानिक वैधता को इसने रिस्टोर किया, संवैधानिक वैधता को जारी रखा, संवैधानिक वैधता को जारी रखा, संवैधानिक वैधता को जारी रखा। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा या क्या हुआ था कि देखो, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका जो आदेश है उसको, अधिनियम को अपने आदेश के माध्यम से असंवैधानिक करार दिया था। तो दोबारा से जो इसका जो कोर फिलॉसफी था, राज्य और जो अल्पसंख्यक संस्थान है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिस्टोर कर दिया है, उसको संवैधानिकता मान्यता प्रदान कर दी है। एक्चुअल में देखो, ये मुद्दा कैसे बना, ये मुद्दा एक्चुअल में था क्या, इससे संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है वो ये आती है कि भाई जो ये मदरसों को लेकर के जो प्रबंध समिति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में वर्ष 2008 में जो बंगाल मदरसा सेवा अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई थी और इसके तहत आयोग के द्वारा मदरसों में जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के फैसला दिया जाना था। जो मदरसा था तो इसमें जो टीचर का अपॉइंटमेंट को लेकर के इसमें से नियुक्ति का फैसला लिया जाना था। अब भाई, इस अधिनियम की धारा, ये जो राज्य और अल्पसंख्यक संस्थान है, इसकी जो धारा 8 है, यानी सेक्शन 8 धारा 8, इसके अनुसार इस आयोग का कर्तव्य होगा कि वह मदरसों में शिक्षकों के रिक्त पदों का नियुक्ति किए जाने वाले उम्मीदवारों का चयन करे और उनके नाम का सिफारिश करे। ठीक है, तो इसमें ये विवाद का इसी चीज को लेकर के मुद्दा बना था। उच्च न्यायालय ये कहते हुए इसको रिजेक्ट किया था या असंवैधानिक करार दे दिया था कि भाई जो अनुच्छेद 30 है वो इसका उल्लंघन है। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 30 का इसमें उल्लंघन किया गया है क्योंकि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 30 में। तो उसका उल्लंघन को मानते हुए जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसको असंवैधानिक करार दे दिया था, यानी इसका जो लीगल दर्जा है वो उसको खींच लिया था। अब इसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भाई जो शिक्षण संस्थानों को चलाने के अल्पसंख्यकों के जो राइट्स हैं, उनके राइट्स को लेकर के संरक्षण के बीच जो शिक्षा है और उसकी उत्कृष्टता और अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ये दो उद्देश्यों से इसमें एक संतुलन बनाना पड़ेगा और
इसको संतुलन स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य अपने अधिकार के भीतर अल्पसंख्यक संस्थानों में एक बेहतर टीचर, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हित में विनियामक व्यवस्था लागू कर सकता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन इस तरह की कानूनी व्यवस्था को यह कहकर नजरअंदाज या इग्नोर नहीं किया जा सकता कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन को लेकर के मूल अधिकार प्राप्त है। तो ये आधार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आधार बनाते हुए ऐसा वर्डिक्ट दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार मानते हुए अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 को कहा कि भाई ना तो ये एब्सोल्यूट है और ना ही ये कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर है। ठीक है, उनने ये भी अपना स्टेटमेंट दिया। साथ में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जब शिक्षण संस्थानों में जो टीचर्स हैं इनके अपॉइंटमेंट की बात आती है तो सभी संस्थानों पर विनियमन संबंधी नियम लागू होने चाहिए। इसने कहा चाहे वह बहुसंख्यक संस्थान हो या चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थान हो। और जो अनुच्छेद 30 है उस अनुच्छेद 30 क्लॉज के अंतर्गत जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच एक समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भी बात कही गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने जो शिक्षा को दो रूपों में क्लासिफाई किया, पहली तो वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए और दूसरी भाषाई अल्पसंख्यक की विरासत, संस्कृति, लिपि और विशेषताओं को संरक्षण करने के उद्देश्य को जो फुलफिल करने वाली शिक्षा होनी चाहिए और इन दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य अल्पसंख्यक संस्थान के अंतर्गत जो मदरसा ये जो मामला आता है तो इसमें से जो मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 है तो इस अधिनियम को वैध करार देते हुए कहा कि भाई ये आयोग जो है इस्लामिक संस्कृति और इस्लामी अर्थशास्त्र में गहन ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से बना है, तो इस वजह से इसको आप अवैध नहीं करार दे सकते हो। ये प्रॉपर मैटर गरमाया था। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट या पीटी में क्वेश्चन कहां से बनाएगा? पीटी में क्वेश्चन जैसे कि अल्पसंख्यकों के जो फंडामेंटल राइट्स 29-30 से बना सकता है। ठीक है, और साथ में इनमें समन्वय की बात जैसे कहा गया है कि भाई एक तरफ आप इस चीज को कह के नहीं नकार सकते हो कि जो जैसे कि एक आधार ये नहीं कतई देख सकते हो कि जो शिक्षा दी जा रही है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जो आप कह रहे हो तो उसमें से आपको बैलेंस मैनर में चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, ना ही ये धर्म मतलब जो शिक्षा है वो कलरेबल होने पाए, और जो है साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि जो अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक समूहों का जो माइनॉरिटीज में जो अल्पसंख्यक जो भाषा है और इन सारी चीजों को संरक्षण प्रदान किया जाए, उनके एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनको संरक्षण दिया जाए। इस बात की सुप्रीम कोर्ट इस बात को फोकस करता है। ठीक है, तो आपने एक ये मैटर देखा। एक देखो ईडब्ल्यूएस का मैटर देख लो, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ये जो 10% का आरक्षण से संबंधित एक बड़ा मुद्दा बन के निकलता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित मुद्दा, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित एक मुद्दा उभर के आता है। ये एक्चुअल में मुद्दा की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होगा अच्छा कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो ये 10% आरक्षण वाला तो संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत प्रावधान, और इसमें से कुछ इसका एक्सपेंशन किया गया है। लेकिन ये चर्चा में क्यों आता है? देखो भाई 7 जनवरी 2020 को, ये बात 7 जनवरी की है, तमिलनाडु केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु और कर्नाटक तो इसमें से आर्थिक तौर से पिछड़े जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इनको जो दिया जाने वाला 10% का आरक्षण वो लागू नहीं किया गया। तो इस चीज को लेकर के मुद्दा बनता है।
अब इसके कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखो भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है ये कानून लागू नहीं है। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट दायर करी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में कि एक ये रिट में ये था कि भाई इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना मत प्रस्तुत किया और कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो समक्ष उसने तर्क प्रस्तुत किए कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देना राज्यों का विशेषाधिकार है। उसने साफ साफ उनने जो मतलब तर्क दिया और उनने अपना जो रिप्लाई किया वो ये बोला। अब भाई संविधान का अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के प्रावधानों के अनुसार जो राज्य की सरकारी नौकरियां और जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक तौर से जो अगर कमजोर व्यक्ति हैं, उनको आरक्षण प्रदान करना या फिर नहीं करना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत, ये केंद्र सरकार कहती है कि भाई ये राज्य सरकार के पास शक्ति है। अब किसी भी राज्य की जो आरक्षण नीति को तय करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसने साफ साफ ये अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब आर्थिक जो आरक्षण कानून से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देखो भाई, कार्मिक और जो प्रशिक्षण विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, तो DOPT जिसे बोलते हैं, तो इसने 19 जनवरी 2019 को एक अधिसूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों की परिवार की जो कुल आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, उसकी पहचान आर्थिक तौर से कमजोर वर्गों के लिए की जाती है। और आर्थिक तौर से जब कमजोर वर्गों के लिए की जाती है तो ये जो कानून है वो अनारक्षित श्रेणी में जो आर्थिक तौर से जो पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और जो शैक्षिक संस्थान है तो उनमें 10% आरक्षण का प्रावधान होता है। अब इस कानून को वैधता परीक्षण के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत करा गया। अब किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस पर ना ही कोई निर्णय लिया था और ना ही इस कानून को लेकर के उसने 103वां जो संविधान संशोधन था इसको अमान्य ठहराया था, तो उसने इस मैटर को होल्ड करके रखा था। ठीक है, तो आप ये भी केस समझ गए। इससे देखो EWS में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, एक तो ये भी अभी मैं आपको ये जो 127वां जब हम आएंगे तो डिटेल में सब पढ़ेंगे कि ये भाई इसमें, और 103 जब तक 103 हम नहीं पढ़ेंगे तो 127वां संविधान संशोधन है ये समझ नहीं आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें से क्या पूछा जा सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जैसे कि एक बार आपको पता होगा कि पहले भी इसकी बात पहले भी एक बार आरक्षण दिया गया था, लेकिन जो एक 50% से ऊपर का जो लिमिट हो गया था तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था और फिर बाद में ये कहा गया, मतलब कोर्ट में चैलेंज किया गया, बाद में 50% का सीलिंग लगाया कि आप इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हो। तो वो सारे मैटर हम डिस्कस करेंगे। बस ये मुद्दा था। इसमें प्रावधान क्या है, 15(6) सॉरी आर्टिकल 15(6) और 16(6) से संबंधित है। स्टेट सिविल सर्विस में ये पूछ सकता है कि किन किन ये दो अनुच्छेदों से संबंधित है और 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तीसरा आज का जो हमारा इशू है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, देखो ये मैटर क्या है और ये कब चर्चा में आता है, ये भी जनवरी के 7-8 जनवरी को चर्चा में रहता है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की जो धारा 9 है, इसमें से सेक्शन 9 है, इसके बिंदुओं को दोबारा से एक्सप्लेन पुनर्व्याख्यायित किया गया था। दोबारा सुनना, ये चर्चा में इस वजह से आता है कि बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसका जो धारा 9 है इसको से दोबारा से पुनर्व्याख्यायित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायमूर्ति जज हुआ करते थे मोहन और शांता नगोदर, इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जो धारा 9 है तो इसको पुनर्व्याख्यायित करते हुए कहा कि भाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष को अगर वो वयस्क महिला से विवाह करने के लिए कर रहा है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता है।
मतलब कहा जा रहा है कि इसको पुनर्व्याख्यायित किया गया है। मैं अभी आगे का आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये पूरा मैटर मतलब इसको दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 18 से 21 साल के बीच का है और वह मैच्योर महिला से विवाह कर रहा है, यानी 18 साल से महिला ऊपर है, तो उसको उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा, उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। ये क्यों आन पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, इसमें से क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, पहले आप इसे देख लो। देखो, बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, ये भारत सरकार का एक अधिनियम है। इसमें से जो समाज में जो बाल विवाह को रोकने के लिए इसको लागू किया गया है। जो समाज में जो चाइल्ड मैरिज होता है उसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया था। देखो भाई, चाइल्ड मैरिज के आप तो जानते हैं बहुत सारे कॉन्स होते हैं, जैसे ना ही फिजिकल डेवलपमेंट हो पाता है, ना ही मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जब सोशल इशू पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी क्योंकि ऑप्शनल पढ़ाता हूं, जब हम सोशल इशू पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि भाई क्या क्या इशूज हो सकते हैं, है ना। अब देखो अधिनियम में, इसके अधिनियम के कुछ पॉइंट क्या हैं, पहले ये जान लो। इस पहला पॉइंट ये है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसमें से इसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, अगर मान लो जो मेल है वो 21 वर्ष से कम आयु का, ध्यान से सुनना, मेल अगर 21 वर्ष से कम आयु का, और जो महिला है वो 18 वर्ष से कम आयु की, महिला 18 वर्ष से कम आयु की, अगर मान लो इससे इनके बीच विवाह होता है, तब यह बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा, उसके अंतर्गत माना जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को एक दंडनीय अपराध माना गया है कि ये दंडनीय अपराध अगर बाल विवाह होता है, और साथ ही बाल विवाह करने वाला जो वयस्क पुरुष या फिर बाल विवाह को संपन्न कराने वाले, इस अधिनियम के अंतर्गत जो बाल विवाह को संपन्न करवाएंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसमें से महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, महिला को कारावास नहीं दिया जा सकता। इस अधिनियम के अंतर्गत जो किए गए जो इसको अगर मान लो कि आप इसका वायलेशन करते हैं तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ये गैर जमानती होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है ये अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान किया गया है कि अगर बाल विवाह होता है तो उसको अमान्य ठहरा दिया जाए, अमान्य करार दे दिया जाए। तो ये तो इसकी धाराएं थी। बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 है, तो इसमें से ये सारी चीजें बात कही गई थी। इसकी धारा 9 को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई जो धारा 9 के अंतर्गत ये जो 21 और 18 की बात करी गई है, तो यहाँ कहा गया है कि भाई अगर कोई पुरुष, मान लो यहाँ पे 21 की बात है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे ये इसको पुनर्व्याख्यायित करके कि भाई अगर कोई पुरुष की उम्र 18 साल की है और अगर वो मैच्योर महिला से ब्याह करता है, ठीक है, तो इससे इसको दंडित नहीं किया जा सकता है। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 की धारा के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का जो वयस्क पुरुष बाल विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर ये कहा गया है कि अगर जो 18 वर्ष से जो अधिक आयु का जो वयस्क पुरुष अगर बाल विवाह को बढ़ावा देगा तो कठोर, मतलब ये धारा 9 में कहा गया था कि कठोर दंड दिया जाएगा, कठोर कारावास है। इसके अंतर्गत उसको 2 साल का जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये अधिनियम है, तो यह अधिनियम ना तो विवाह करने वाले किसी अवयस्क पुरुष को दंड देता है और ना ही अवयस्क पुरुष से विवाह
विवाह करने वाली महिला के लिए दंड का प्रावधान करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि विवाह का जो फैसला है वो सामान्यतः जो लड़का लड़की है उसके घर वाले परिवारजनों ने लिया है, तो उन फैसलों में उनकी भागीदारी क्या होती है, जो है बहुत ज्यादा होती है। और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं अर्थात जो महिला पुरुष होते हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी जो भागीदारी है वो ना के बराबर होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल तो होती है, शादी होती है तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी भागीदारी मतलब सारा सब कुछ मम्मी पापा ही डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ा सा वो ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन कहा जाता है ना कि मेरी वाली तो मेरी मम्मी लेके आएंगी, जो अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चला करता है ये जोक है ना, कुछ शायद चला करता है ये जोक को। मैं इस वजह से पूरा नहीं सुनाता हूँ, कहीं ना कहीं ये जेंडर डिस्पैरिटी को बढ़ावा देने की बात कर सकता है, और एज अ टीचर के प्रोफेशन में शोभा नहीं देता है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन में लेकर के बहुत सारी चीज़ों से बचना होता है ना। खैर छोड़ो, अब देखो इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य ये था कि एक जो पुरुष को नाबालिग लड़की से विवाह करने के लिए दंडित करना है, और न्यायालय ने इस संदर्भ में तर्क दिया कि भाई जो बाल विवाह करने वाले पुरुष है वो वयस्कों को दंडित करने के पीछे मंशा केवल और केवल नाबालिग लड़कियों की रक्षा करना था, ना कि कोई और उद्देश्य था। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने कहा कि ये अधिनियम है तो 18 वर्ष से और 21 वर्ष के बीच अगर लड़कों को विवाह न करने के लिए एक विकल्प भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारा इसमें से इंटरप्रिटेशन किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था। अब आपको एक चीज़ और बता दूंगी, सर्वोच्च न्यायालय ने जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के संदर्भ में भी अपना इस फैसले को थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि भाई उच्च न्यायालय ने 17 वर्ष के एक लड़के को 21 वर्ष की एक लड़की से विवाह करने पर इस कानून के तहत दोषी माना था। अब लड़की तो मैच्योर थी और लड़का यहाँ इमेच्योर था, तो ऑब्वियस है कि दंड आप ही बताइए कि किससे मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अजीब हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार किया और कहा जो धारा 9 है तो उसके पीछे जो मंशा बाल विवाह के अनुबंध के लिए किसी बच्चे को दंडित करना नहीं है, बल्कि यह एक्चुअल में जो बाल विवाह को रोकना है, ताकि अगर देखो विवाह तो ऐसा नहीं है कि मतलब कर लिया तो बस हो ही गया, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देखो अगर आप फिजिकली आपको लगता है कि अगर आप मजबूत नहीं हैं, आप मेंटली मजबूत नहीं हैं, यानी आप दोनों तरीके से अगर, तो बहुत सारी समस्याएं झेलनी होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो एक ये इशू बना रहा। एक तीसरा इशू हमारा, अब बाल विवाह आपने ये सारी चीज़ें देख ली, अब इसमें से जो क्वेश्चन है शायद धारा 9 से ही पूछ लिया जाए कि इसमें से क्या जो है एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें यही कहा गया है, पहले जो 21 वाला ये कैप था, तो 21 वाले कैप में अब कहा गया कि भाई अगर 18 से 21 में भी लड़का होता है और अगर वो मैच्योर महिला से ब्याह करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब खनन क्षेत्रों को लेकर के पुनः हरितकरण की बात करी गई है। चौथा इशू आता है खनिज क्षेत्रों का पुनः हरितकरण। है ना। देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन क्षेत्र संबंधी निर्णय लेने का एक इशू आता है और इसमें से इसका प्रभाव डिस्कस किया जाता है, इसके कारण डिस्कस किए जाते हैं। ये चर्चा में तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खनन लाइसेंस जो होल्डर हैं तो इनको खनन क्षेत्रों की जो भूमि बंजर है उसको पुनः हरितकरण करना है, उसको रीग्रेसिंग करना है। तो इसके संबंध में कुछ प्रावधान लाने के लिए आदेश दिया था कि आप भाई जो आपकी जिन कंपनियों को आप माइनिंग के लिए लाइसेंस दे रहे हो तो उससे बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं पर्यावरण में और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो आप दोबारा से क्या है रीग्रासिंग कर दो, आप दोबारा से उसको घास लगा दो या कुछ ऐसा प्रावधान कर दो और इस प्रावधान को आप अपने नियम में लिख दो। नहीं अगर आप इसे समान एक
सर्कुलर जारी करोगे तो शायद लोग ना सुने। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है और कहा है कि भाई प्रत्येक खनन लाइसेंस जो है वो पर्यावरण मंजूरी और खनन योजना के लिए जो खनन क्षेत्रों में पुनः हरितकरण मुख्यतः घास को एक अनिवार्य शर्त के तौर पर शामिल किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि उड़ीसा की कुछ निजी खनन संस्थाओं और जो उड़ीसा खनन निगम द्वारा जो जारी किया गया लौह अयस्क खनन संबंधी है, तो इसमें अपील की भी सुनवाई करते हुए इसको उन्हें एक्सटेंड किया है। अब एक्चुअल में ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, उन्होंने क्या क्या कहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जिस क्षेत्र में आप खनन किया गया है या खनन कर रहे हो उस क्षेत्र में फिर से पर्यावरण की बहाली के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उस क्षेत्र में पशुओं के लिए जो घास है और इसके साथ वनस्पतियां भी विकसित की जानी चाहिए ताकि वहां का जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बेहतर रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई भारत संघ खनन क्षेत्र को लाइसेंस जो है तो लाइसेंस और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए बंद किए गए जो खनन क्षेत्र हैं तो उनमें खनन क्रियाकलापों की वजह से पर्यावरणीय रूप से जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र हैं उनको पुनः हरितकरण किया जाए और इसके इसको हरितकरण करने के लिए प्रॉपर एक शर्त बनाई जाए। ये सारा सब कुछ उन्होंने अपने उस वर्डिक्ट में कहा है। साथ ही साथ आप अगर देखोगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये भी कहा था कि आपको हर हाल में 3 सप्ताह टाइम दिया था, 3 सप्ताह के अंदर उनको ये करने की बात कही थी। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिया गया आदेश था तो आपने उस चीज को देखा। अब खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति क्या है, ये आपको ज्योग्राफी वाली मैम पढ़ाएंगी फटेराइस में। ज्योग्राफी जो मैम पढ़ा रही हैं ये उनके क्षेत्र का है, मैं उनके क्षेत्र को इंक्रोच नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। खनन की वजह से जो होने वाली जो पर्यावरणीय क्षति है आप थोड़ा सा सुन लो। पीटी में पॉइंट बना सकता है, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी में मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब भाई देखो खादानों में जो बारूद के, एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ करंट, ये मात्र पीटी के लिए नहीं है, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पीटी से ज़्यादा करंट का मेंस में बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा। अब देखो खदानों में जो है बारूद के उपयोग से, खदानों में आप देखोगे ढुलाई की वजह से, परिवहन कचरों के ढेर की वजह से जो वायु प्रदूषण है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लौह अयस्क खनिज को निकालने की वजह से जो अपशिष्ट जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट हैं, तो ये जो आणविक अणु ये पहुंच जाता है बहुत माइन्यूट जो है नैनो पार्टिकल टाइप पे, तो ये जल को प्रदूषित कर देता है, बहुत हानिकारक बना देता है। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जैसे उस पे पाए जाते हैं और इसके चलते लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। खासकर एक उदाहरण और देना चाहूँगा, लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत डिटेल में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से तो आप देखोगे कि हमें इसने आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न के तौर पे, अगर माने हम आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ कॉन्स हैं और वो कॉन्स जो हैं वो हेल्थ से संबंधित हैं। जैसे कि आपने वहाँ आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है और साथ ही साथ आप कोस्टल आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सफल हुआ। उस सफलता के दो कारण हैं, एक तो जैसे कि सिंचाई की सुविधा, फर्टिलाइजर का उपयोग और अच्छे जो खाद बीज हैं इनका प्रयोग। तो वहाँ इतना फर्टिलाइजर यूज किया गया, इतना पेस्टिसाइड यूज किया गया, इतना इंसेक्टिसाइड्स यूज किया गया कि उसके चलते बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है जैसे ज़मीन पे, तो लोगों को अब जैसे कि आप सब्जी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड यूज किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो उसका अर्क जाएगा ही आपके शरीर में, और वही अगर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ तो वही कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो पूरे देश की कंपेयर में देखेंगे तो जो पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है, जो पश्चिमी यूपी का रीजन है, तो यहाँ आप कैंसर के मरीज ज्यादा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमने ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें आत्मनिर्भर बनाया,
लेकिन अगर ये हम इस बेस पे अगर आत्मनिर्भर हुए हैं कि किसी की जान को खतरे में डाल करके, तो ये तो थोड़ा सा मतलब बेरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें हमने चीज़ों को सीखा जाना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया कि भाई जो आप जहाँ से माइनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आप वहाँ पे केमिकल्स यूज कर रहे हो, केमिकल से जाके छन के नीचे जो आपका वाटर लेवल का पानी है, उस जो भूमिगत जल है वहाँ पे जाता है और पानी को भी प्रदूषित करता है। दूसरी बात उसने ये कहा गया कि भाई जैसे कि इससे जो कैंसर जैसी बीमारियां, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक काम करो आप कि अगर जैसे कि वहाँ घास कोई उगा दोगे तो क्या है कि रिस्टोरेशन, अगर जैसे घास का रिस्टोरेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जो इशूज था जो केमिकल्स का, वो सॉर्ट आउट होने लगेगा। वो स्वतः अपने आप जो ये देखिए जो पर्यावरण जो चक्रीय फिनोमेना है, मैम मैंने अगेन बोला कि मैम आपको डिटेल पढ़ाएंगी, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। अब खनन के कारण जो उपलब्ध जो जल क्षेत्र में जो होने वाले परिवर्तन है, जैसे कि मान लो सतही बहाव है, भूमिगत जल की उपलब्धता में परिवर्तन और जल स्तर का नीचे चला जाना, ये भी एक कारण है। अब पंजाब हरियाणा के रीजन में आप देखोगे तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो वाटर लेवल नीचे चली गई है, एक ये भी इशू रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस मैंने कॉन्स डिस्कस किया है क्योंकि उसको रेफरेंस देना था। तो आप ये मत सोचने लगिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सिर्फ कौन से हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब देखेंगे, हालांकि इसमें से कॉन्स में आपसे देखिए पॉजिटिव सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन कॉन्स नहीं पता होते हैं। मैं आपने कभी सोचा नहीं कि जो खासकर हरियाणा और पंजाब के रीजन में जो जेंडर डिस्पैरिटी है, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो वहाँ सेक्स रेशियो है वो बहुत पुअर है, उसका भी एक ये कारण है, ग्रीन रेवोल्यूशन उसका भी कारण है। मैंने बताया ना कि जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हदबंदी बताऊंगा, और जब मैं वहाँ पे हदबंदी और चकबंदी दोनों समझाऊंगा तो उससे जोड़ के मैं समझाऊंगा कि आखिर क्यों वहाँ जो महिलाओं का लगातार जैसे कि फीमेल फिटिसाइड्स होता है और उनकी स्थिति काफ़ी थोड़ी से ठीक नहीं है देश के और दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा, सेक्स रेशियो बहुत पुअर है, तो उसके पीछे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि भाई खनन की वजह से जो पर्यावरणीय क्षति होती है क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अनुपचारित जो कचरा है, तो इससे ढेर के कारण जो क्षेत्र की जो सुंदरता नष्ट होती है, वनों के विकास के कारण पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं इनको नुकसान पहुंचता है, भूमि कटाव, जल, धूल, ये सारी चीज़ प्रभावित होती है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक सारी चीज़ों को देखा। अब हमारा जो चौथा इशू है वो है धारा 144, यानी ये बहुत पॉपुलर है धारा 144, और खासकर 2-4 सालों में तो बहुत पॉपुलर हुई है। आप सोच रहे होंगे क्यों मुस्कुरा रहे हैं धारा 144 को लेकर के। इसका दौर है। ठीक है, चलो देखो ये चर्चा में कब रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक आदेश दिया और कहा कि धारा 144 का जो प्रयोग है वो सकारात्मक अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जो सकारात्मक अभिव्यक्ति है तो उसके लिए आप उसको बैन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए नहीं कर सकते हो। तो कब कर सकते हो धारा 144 का प्रयोग? अब देखो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भाई जो CRPC है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो इसकी जो धारा 144 के तहत जो जारी प्रतिबंध के आदेशों का प्रयोग जो है वो लोकतंत्र के सकारात्मक अभिव्यक्ति और सलाह और शिकायतों को दबाने के इनको दबाने के लिए एक उपकरण के तौर पे इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और न इसका प्रयोग किया जा सकता। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ इस याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस संदर्भ में याचिका दाखिल करी गई कि भाई पुलिस अभी भी जब धारा 370 का निरसन हो गया, फिर इसके बाद भी जो जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाजाही पे लगातार रोक लगा रही है। अब देखो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का निरसन के बाद देश में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन गया था, जिसका देश के कुछ हिस्सों जैसे कि विशेषकर जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी विरोध हुआ। अब जम्मू
कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से अफवाह बहुत थी, मतलब जो र्यूमर्स हैं, हिंसा, तो इनकी घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 को लागू किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया था इसका, अब देखो मैं तो नहीं कहूंगा कि मिसयूज हो रहा था, लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ के जरूर बता दूंगा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखो, अगर सरकार को ऐसा फील होता है, लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उसको एक नियत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केवल इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप कर सकते हो, इसको आप कलरेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते हो। केवल और केवल उचित आवश्यकता आधारित प्रतिबंध लगा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 144 के तहत जो जारी किए गए कुछ जो आदेश हैं, तो आदेशों से यह सिद्ध नहीं होता है कि ये आदेश कानून व्यवस्था के लिए खतरे की स्थिति में है या फिर जीवन या संपत्ति के नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने फिर रिप्लाई किया, तर्क दिया कि भाई ये जो प्रतिबंध राज्य में आप देखोगे, ये जो प्रतिबंध है तो राज्य में काफी समय से प्रभावी सीमा पर जो आतंकवाद है, जो घुसपैठ है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से ये लगाया गया था। इस शक्ति का जो उपयोग है केवल सार्वजनिक आकस्मिक मुद्दों को, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जो किया जाने वाला मतलब किया जाना चाहिए। वहीं मजिस्ट्रेट किसी भी अगर हम बात करें तो इसमें जो कोई भी भौगोलिक एरिया है वो तथ्यों और उद्देश्यों को आकलन करने के बिना प्रतिबंध नहीं लगाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो धारा 144 है इसको सामान्य तौर से जनता के खिलाफ या किसी विशिष्ट समूहों के व्यक्तियों के खिलाफ नहीं इसको यूज किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो मधुलिमीय मामला था तो इस केस का उदाहरण देते हुए कहा कि भाई अगर व्यक्तियों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है, उनमें भेद कर पाना, जान पाना बहुत मुश्किल है, भेद नहीं किया जा सकता है, तो एक समान आप आदेश पारित कर दो, ठीक है, अब डराओ नहीं। अब देखो, मैंने आपको एक मतलब ये उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मैं आपको एक मधुलिमीय केस भी बता देता हूं। देखो, मधुलिमीय जो है 1970 में मधुलिमीय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मामले में भारत के जो उस समय तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, तो इनकी अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने जो धारा 144 की संवैधानिकता को बरकरार रखा और मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रशासन द्वारा ये जो प्राप्त आम शक्ति नहीं, उसमें यह भी कहा और बल्कि यह एक न्यायिक तरीके से उपयोग की जाने वाली शक्ति है जिसकी न्यायिक जांच भी की जा सकती है। साफ साफ मधुलिमीय केस में कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि भाई न्यायालय के कानून जो न्यायालय ने जो कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए धारा 144 के अंतर्गत जो लगे प्रतिबंध है, तो उन प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद जो 19 क्लॉज 2 है उसके तहत उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं वो कई आधार हैं, 6-7 आधार हैं। तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम उसके आधारों को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये 4 से 5 मैटर देखे। उम्मीद करता हूं इन 4 से 5 मैटर में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। देखो, एक और आप देख लो, इसमें से आज हम ये 10% आरक्षण वाला आपने मामला देख ही लिया है। इसके साथ साथ स्टेट को रेगुलेशन से संबंधित एक मामला था, यानी इसमें से क्या था कि जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है ये कैसे रेगुलेट करता है। देखो, एक और इशू है दल बदल। देखो, ये ना कुछ पॉलिटी में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि करंट में बने रहते हैं, वो हर मतलब 2-3 माह में तो आ ही जाते हैं। तो जैसे कि दल बदल विरोधी अधिनियम भी वैसा ही है, दल बदल विरोधी कानून ये भी उसी टाइम चर्चा में था, जनवरी 2020 के आसपास ये चर्चा में था। आपको पता होगा कि जो कर्नाटक विधानसभा में उपचुनाव के जो नतीजे के साथ दल बदल विरोधी कानून की जो प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठ गए थे। इसमें हुआ क्या था कि कर्नाटक विधानसभा जो अध्यक्ष हैं तो इनके द्वारा अयोग्य कराए गए जो लगभग सभी विधायक हालिया उपचुनाव में जीत करके वो मंत्री पद प्राप्त करने वाले हैं। तो जो
प्राप्त करने वाले थे। तो इसको लेकर के जो चुनावी लोकतंत्र है, ये पूरा घटनाक्रम स्पष्ट तौर से दल बदल विरोधी जो कानून है इसमें बदलाव की ओर इशारा करता है। क्योंकि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में आप देखोगे जो घटना हुआ था, तो जो चुनावी दल हैं, तो इनके समक्ष जो दल बदल विरोधी कानून का दुरुपयोग का एक उदाहरण के तौर पर इसे प्रस्तुत किया गया। मतलब ये जो कर्नाटक में वो केस हुआ, तो आप देखोगे कि पूरी तरीके से जो दल बदल विरोधी कानून को एक तरीके से ब्रीच किया गया था। तो इस वजह से ये चर्चा में था। ये वही 5-6 माह में तो एकदम अक्सर चर्चा में बना ही रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता ही रहता है। देखो भाई, दल बदल विरोधी ये कानून है क्या? ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल जो विरोधी कानून है इसको पारित करा गया। कब? 1985 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें से ये संविधान की जो 10वीं अनुसूची, जिसमें से दल बदल विरोधी अधिनियम था, तो इसमें शामिल किया गया था और संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको ऐड करा गया था, जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो भारतीय राजनीति में दल बदल की जो एक कुप्रथा है, इतना मतलब पहले तो और ज़्यादा, अभी वैसे ही है लेकिन थोड़ा बहुत नियम आए हैं तो चीज़ें बदली हैं, तो इसको समाप्त करना था। अब देखो 1970 के दशक से पहले जो पूर्व भारतीय राजनीति में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था कि जिधर से ऑफर आए उधर ही सब चले जाते थे, दबाव वाई ऑफर, बहुत सारी चीज़ें थी। दल बदल विरोधी कानून एक्चुअल में है क्या? देखो भाई, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कब कब? यदि एक निर्वाचित सदस्य, जो व्यक्ति चुन के आया है, निर्वाचित है, वो स्वेच्छा से किसी दल की अगर सदस्यता छोड़ देता है तो वह क्या हो जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। या कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, निर्दलीय, और वो राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ है निर्दलीय, वो किसी दल के साथ निर्वाचित नहीं हुआ लेकिन बाद में वो शामिल हो जाए, तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। किसी सदस्य के द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट जो है अगर कर देना, अगर मान लो कि आपकी पार्टी करेगी फला को वोट करना है, आप व्हिप का अगर आप उल्लंघन कर रहे हो, या कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रख ले का आह्वान करने के बावजूद भी 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य, जो 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब देखो भाई, अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति है कानून के अनुसार जो सदन का अध्यक्ष है उसके पास सदस्यों को अयोग्य करार देने से संबंधी निर्णय की शक्ति है। अब देखो, यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा जो चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो क्या है? अधिकार है। अब दल बदल विरोधी कानून के जो अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो कानून में कुछ ऐसी जो परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। जैसे दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी भी अन्य राजनीतिक दल में या फिर उसके साथ विलय करने की अनुमति मतलब दी गई है, बशर्ते कम से कम 2/3 विधायक या फिर सांसद क्या है? विलय के पक्ष में हो। ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और ना ही राजनीतिक जो दल है इसके अलावा सदन का जो अध्यक्ष बनने वाले जो सदस्यों को इस कानून पर छूट प्राप्त है। तो ये इसमें से इसके एक्सेप्शन भी हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों लाया गया दल बदल विरोधी कानून? एक्चुअल में अगर हम दल बदल विरोधी कानून की बात करते हैं तो ये क्यों लाया गया, तो इसे भी हम थोड़ी से देख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो देखो क्यों लाया गया दल बदल विरोधी अधिनियम। देखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है राजनीतिक दल बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। अब हालांकि आज़ादी के कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि इसके भीतर इसकी जरूरत महसूस की जाने लगी और राजनीतिक दलों के द्वारा अपने जो सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों को जोड़ा तोड़ा जाने लगा, जोड़ तोड़ कर
सरकार बनाई जाने लगी, इसमें पैसे का, धन बल का खूब उपयोग किया जाता था। 1960 और 70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति में देश काफ़ी ज़्यादा, आप देखोगे ये देश में जो दल बदल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ये करीब 60 और 70 के डिकेड में, मतलब जो उस समय जो केंद्र में सरकार होता था तो राज्यों में दबाव, अगर राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है तो जो आजकल चल रहा है आप देख ही रहे हैं, तो वैसे ही कुछ होता था। अब देखो 1967 को हरियाणा के एक विधायक साहब थे, तो उनका नाम गयालाल था। तो गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुख्यधारा में ला दिए थे। आया राम गया राम, आपने ये कहानी सुनी होगी। 15 दिन के अंदर वो 3 बार दल बदल दिए थे। तो इसी के साथ वो जल्द ही, मतलब लोग जल्द ही दलों को मिले जो जनादेश का ऑब्वियस उल्लंघन है कि भाई आपने जनता किसी विचारधारा के साथ भेजा है और आप जीतने के बाद कुछ भी कर रहे हो, तो एक तरीके से ये उल्लंघन है। और चुनाव में भाग लेने से रोकने या फिर अयोग्य घोषित करने की जरूरत लगातार यहाँ महसूस होने लगी कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर जो डेमोक्रेसी हो गई। तो इसको लेकर के ना खूब चर्चा, मतलब ये लाइमलाइट में ये मामला आया। अंततः इसको 1985 में संविधान का संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन होता है और इस कानून को इम्पोज कर दिया जाता है, 10वीं अनुसूची ऐड कर दी जाती है। मौजूदा समय में जो कानून की जो प्रासंगिकता है, इसके पक्ष में कुछ तर्क भी हैं और इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। पक्ष में तर्क की बात करें तो भाई जो दल बदल विरोधी कानून में राजनीतिक दल के जो सदस्यों को दल बदलने से रोक करके सरकार को एक स्टेबिलिटी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करी जाती है। और 1985 के पूर्व कई बार ऐसा देखा गया है कि राजनेता अपने लाभ के लिए जो सत्ताधारी जो दल है इसको छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे। तो इसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में ये सबसे अधिक प्रभाव जो आम लोगों के द्वारा जो बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। दल बदल जो विरोधी कानून है तो इसमें सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर भी फोकस करना थोड़ी से था। कानून के प्रावधानों में जैसे आप देखोगे तो उसमें से धन को लेकर के लोग, मतलब लालच को चलते लोग अवसरवादी राजनीति को मतलब रोका जा सके, तो इसके पक्ष में ये सभी तर्क हैं। साथ ही इस कानून के अंतर्गत जो राजनीतिक दलों की जो मतलब वो प्रभावित होते थे, तो एक ये भी इशू कि आप किसी दल के साथ, आपको किसी जनता भेजा है और आप दूसरे के साथ शामिल हो जाते हो, इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। एक तो ये है कि भाई लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन जो दल बदल विरोधी कानून की वजह से जो पार्टी लाइन है ना, तो इससे अलग होकर के कोई नहीं सोच पाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके कारण जो अंतर्दलीय जो लोकतंत्र है इस पर प्रभाव देखने को मिलता है और दल से जुड़े जो सदस्य हैं इनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाती है। जनता के लिए जो ये शासन है, जनता के द्वारा जो लोकतंत्र की इनिशियल परिभाषा है, तो लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, लेकिन उनकी अनुमति से तो शासन होता है, उनकी प्रगति के लिए ही शासन होता है। लेकिन अगर ये दल बदल जो है, इसके विपक्ष में ये तर्क है कि भाई मान लो कि जो दलों की जो शासन की व्यवस्था है, जो ये पार्टी लाइन है, जो पार्टी राज है, इसको इससे बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि आप पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते हो, पार्टी लाइन से बाहर नहीं बोल सकते हो। बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को तर्क भी देते हैं कि दुनिया के कई ऐसे जो परिपक्व लोकतंत्र हैं, इनमें दल बदल विरोधी कानून को जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, यहाँ जनप्रतिनिधिक जो अपने दलों की विपरीत मत रखते हैं, यहाँ पार्टी लाइन से अगर जाके कोई वोट भी कर देता है तो उसे पार्टी में बना रहने दिया जाता है, पार्टी से नहीं निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है, इससे हेल्दी डेमोक्रेसी का जन्म होता है। इसमें से कुछ समितियां हैं, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो भाई, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में जो चुनावी सुधारों को लेकर के गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत जो प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का जो निर्णय है, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा लिया जाना चाहिए और संबंधित सदन के जो मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि वे किसी भी समय किसी भी राजनीतिक
राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। साथ में एक विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है, तो वो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में जो वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा था कि भाई चुनाव से पूर्व या फिर 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन करके कोलिजन करके चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पे माना जाएगा, और अगर राजनीतिक दलों को जो व्हिप है केवल तभी ये जारी करनी चाहिए जब सरकार की स्थिरता खतरे में हो, स्टेबिलिटी क्या हो, खतरे में हो। जैसे कि दल के पक्ष में वोट ना देने या फिर किसी भी पक्ष को वोट ना देने की स्थिति में आयोग घोषित करने का आदेश होना चाहिए। तो ये भी उसमें से जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट थी। चुनाव आयोग का भाई इसमें से क्या मत है? इस संबंध में चुनाव आयोग का मानना है कि उनकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए, और ये 10वीं अनुसूची के तहत इसके तहत जो आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक मामला आता है। इसी के बाद एक किहोतो जो कोलोहन वर्ष जो है जाचिल्लू एक केस आता है। इस केस में वर्ष 1993 की बात है, 1993 की बात है कि किहोतो होलोहन वर्सेस जो जाचिल्लू वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि भाई विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, और न्यायालय ने जो माना है कि भाई 10वीं अनुसूची के प्रावधान में संसद और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं तो इनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ ये संविधान के जो अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी भी तरह के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये बातें सारी इस किहोलोहन केस में कही गई थी। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो दल बदल से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें से काफी और भी केस हैं, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये हर 4 माह में 5 माह में ये मामला तो आता ही रहता है। जनरली ये करंट में बना रहता है। पॉलिटिक्स के बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि वो बने ही रहते हैं करंट में। तो एक ये इशू रहा है। अब देखो इसमें से ये भी जैसे कि क्या क्या थोड़ा बहुत बदलाव तो आपको पीटी में तो नहीं, थोड़ा सा हमारा ये क्लास फिर भी पीटी ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक देख लेते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्रीय जो ये परिषद है, ये मामला जो परिषदों वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। इसमें से कौन कौन से देश शामिल होते हैं और इसका पूरा वो क्या है वो देख लो पहले, ठीक है। देखो पहले क्षेत्रीय परिषद देख लो। क्षेत्रीय परिषद देखो सभी राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, यानी सभी राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की जो संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 1956, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। और क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े मसले हैं उन पर विचार विमर्श करके अपनी केंद्र सरकार को सिफारिश दें। साथ में ये भी कहा गया कि भी जो क्षेत्रीय परिषदों का ये राइट्स होगा कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना को एक आपसी हित को ध्यान में रखते हुए जो इससे मसले हैं उसका विचार विमर्श करते हुए सिफारिश दें। क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना जो भाषाई, अल्पसंख्यक, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे कि साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार को भी सलाह दे सकती हैं। ये सारी चीजें क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो भाग 3 है, तो इसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करी गई, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य में अर्थात जैसे कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड का जो आंचलिक परिषदों में तो ये शामिल नहीं किया गया है। उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है 1971 के तहत 1972 में जो गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया जाता है। और सिक्किम राज्य को ये 2002 में, दिसंबर 2002 में इसको पूर्वोत्तर परिषद संशोधन 2002 के अंतर्गत इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो सिक्किम का जो पूर्वी आंचल परिषद है, इसके सदस्य के तौर पे से हटाए जाने के लिए गृह मंत्रालय ने कार्यवाही भी शुरू करी थी। लेकिन जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, उत्तरी
क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपसे स्टेट पूछे जा सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें से हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, एनसीआर है, और चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख इसमें से शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें से मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, क्या है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारी शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें से गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, ये शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य है, और इसके साथ साथ इसमें से पुदुचेरी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्लीज़ इसे आप ना नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट कर दिया है, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको ये सारा जो नोट्स है, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स में ये सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम केंद्र और राज्य सरकार के थोड़ी से मतलब इसका भी एक मैटर आया था। देखो आपको पता होगा कि संबंध को लेकर के ये भी मतलब मुद्दा हमेशा बना रहता है। केंद्र राज्य के जो संबंध हैं और जो पार्ट्स को लेकर के, शक्तियों के प्रयोग को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, ये मुद्दा अक्सर बना रहता है। देखो भाई, रिसेंटली जो ये जनवरी की बात है, जो केरल विधानसभा में जो CAA था, नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसको वापस लेने की जो मांग के लिए प्रस्ताव पारित करा गया था। और पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकारों ने भी ये कहा कि वे अपने राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA है उसमें हुए बदलावों को लागू नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके प्रति विरोध जाहिर करा था, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि CAA तभी लागू करेगी जब सर्वोच्च न्यायालय CAA की वैधानिकता को चुनौती देने वाली जो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो ये बात कही गई थी। ये एक डिबेट, बहुत बड़ा डिबेट था राज्यसभा टीवी में, और उसमें जो संशोधित नागरिकता अधिनियम के द्वारा राज्यों द्वारा लागू न किया जाना और भारत की संघात्मक संरचना के ये अनुकूल नहीं माना गया था, क्योंकि इसमें जो संसद जो है तो संसद से पारित किया गया था, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही सभी राज्यों के लिए ये बाध्यकारी बनाया गया था। तो ये भी इसमें कहा जाता है, क्योंकि देखो CAA को लागू करने से जो है इनकार करने वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो केंद्र सरकार ने इसमें क्लियर किया कि भाई राज्य सरकार के पास नागरिकता से जुड़े जो मामले हैं तो उस पर चयन का कोई विकल्प है ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार क्या करती है उससे राज्य सरकारों का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपका मुद्दा ही नहीं है तो इसमें से आपको क्या करना है कि इसमें इंटरवेन नहीं करना है। अब क्योंकि जो राज्य सूची का ये मामला है नहीं है, बल्कि ये संघ सूची का मामला है, तो राज्यों को कहना था कि भाई केंद्र में जो सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो साख है, इसकी साख को खतरे में डाल रही है, हॉस्टिलिटी बढ़ा रही है, मतलब ये उसका अपना मानना छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही थी। साथ ही साथ इसमें से जो ये विधेयक था जो पहली बार धर्म के आधार पर मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कानूनी मार्ग प्रदान करता है, और राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया था। वहीं केरल में जो केरल के मुख्यमंत्री इस कानून को भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उनने कलरेबल लेजिस्लेशन भी कहा और लोकतांत्रिक चरित्र पर हमला बताया। कहा कि भाई इस तरह के जो असंवैधानिक कानून के लिए केरल में कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने विधानसभा में अपना एक बिल लेके पारित किया। अब यह जो कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान, देखो CAA का मामला था, और अफगानिस्तान में जो इसके जो गैर मुस्लिम अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है। और इस अधिनियम को लेकर के जो है अधिकार समूहों और जो विपक्षी दलों के जो आरोप हैं, तो उनने खूब आरोप लगाया, कहा भी, और ये तो बाकी मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकता, कहा कि भाई ये कलरेबल लेजिस्लेशन है, भेदभाव है, इसमें समानता के अधिकार का कहीं ना कहीं खंडन है, उल्लंघन है। लेकिन उत्तर पूर्व खास करके जो असम का जो क्षेत्र है उसमें बहुत मतलब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस विधेयक को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, और असम में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां की सरकार ने वहां के कई कस्बों में कर्फ्यू भी लगा दिया, इतना विरोध हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी यही सेम संकेत दिया कि भाई जो ये आप इशू देख रहे हो इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे, और राज्यों ने अपना अपना तर्क दिया कि भाई राज्य इस अधिनियम की जो संवैधानिकता की स्थिति से अवगत है, लेकिन राज्य की भूमिका को पूरी तरीके से यहाँ नकारा भी नहीं जा सकता है कि भाई आप ये कह दो कि कुछ भी लेके आ जाओ।
और नागरिकों के द्वारा जो सविनय अवज्ञा है इस स्थिति से निपटने के लिए एक उपकरण भी है। तो उनने ये अपना मामला पूरा इसको लेकर के उनने रखा। अब इस संसद के द्वारा जो निर्मित कानून और सभी राज्यों पर जो बाध्यकारी की अगर बात करे गए, जो संसद के द्वारा जो लगाए गए कानून हैं, तो इसमें कहा गया कि भाई संघीय ढांचे का सवाल एक बनता है। वहीं भारतीय संदर्भ में जैसे मान लो कि इसकी ये कहा गया कि प्राथमिक जो परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात हुई थी। तो ये जो इससे संबंधित मुद्दा था केंद्र और राज्य सरकार को लेकर के, ये मुद्दा भी उठा था। ठीक है, तो आपको ना सीएए से देखो ये लग रहा था कि 19 में क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था। तो थोड़ा सा एक बार फिर भी पढ़ के चले जाइएगा, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 249, 250 और 252 को ठीक से ढंग से थोड़ी से पढ़ के जाइएगा। 356 और 248 को भी पढ़ के जाइएगा। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेनर एक्ट जो है यानी एनआरसी और फॉरेनर एक्ट को भी पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद 5 से 11 भी यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं रहा है पॉलिटी में, लेकिन कोर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और संविधान में नागरिकता की स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। इससे जो पूरा संबंधित मैटर था केंद्र वर्सेस जो राज्य का जो रिलेशन था, तो रिलेशन संबंधों को लेकर के भी मामले उठे और ये तो ठीक है। तो ये सारा सब कुछ रहा। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके।